आज हमारे 10th क्लास के विज्ञान का चैप्टर 3 है धातु और अधातु। धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं और क्या होते हैं क्या नहीं होते, आज हम इसके बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न तो यही उठता है, धातु और अधातु में अंतर बताइए। ये आपके 4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। हर चैप्टर का एक मूल क्वेश्चन होता है जिसको जरूर पढ़ के जाना चाहिए। वैसे ही इस चैप्टर का ये मूल क्वेश्चन है कि धातु और अधातु में अंतर बताइए। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। या आप पेपर में भी ऐसे लिखिएगा, धातु, एक डायग्राम बना के, एक बीच में डंडा और अधातु। पॉइंट नंबर 1, किस किस आधारों पे हम किसको धातु कहेंगे और किसको अधातु कहेंगे। मैंने लिखा है चमक। चमक के आधार पे धातु के अंदर चमक, सी लिख देता हूं, धातु का जो चमक है वो ज्यादा होता है, ठीक है, और अधातु का चमक कम होता है, ठीक है। धातु चमक को सुचालक होती है और अधातु चमक का कुचालक होता है। सुचालक और कुचालक में क्या अंतर होता है, जब भी नाम कोई कहे कि सुचालक है कोई चीज, सुचालक मतलब पार हो जाता है यानी होता है, कुचालक का मतलब होता है नहीं होता है। जैसे इसके लिए आप याद कर सकते हो, कुचालक, कुचालक मतलब नहीं यानी कि गलत है, ठीक है। तो गलत कौन होता है, कुपत्ती लोग। जैसे हम कहते नहीं है कुपाती है क्या रे, तो मतलब समझ रहे हो ना कि कुपाती का सबसे ही समझना कि कुचालक यानी कुपाती, यानी कुपाती जैसे गलत होता है उसी तरह कुचालक का मतलब भी गलत होना होता है। और सुचालक यानी सही, ठीक है, सुचालक और सौ से सही, ठीक है, तो सुचालक का सही होता है, ठीक है। तो जब ये धातुएं चमक की सुचालक होती है यानी सही होता है, हाँ होता है, चमक पार होता है उसमें होता है। और अधातु चमक की कुचालक होती है, कुचालक मतलब गलत यानी कि नहीं होती है, ठीक है। आप फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे, आघात वर्धनता। मैं एक ए लिख देता हूं, आघात वर्धनता। आघात का अर्थ होता है, हम कहते नहीं है घात पहुंचाना यानी कि किसी को मारना, और आघात वर्धनता कि धातु को मारना। जब किसी भी धातु को पीट पीट कर उसका कचुम्बन निकाल दिया जाता है, कहने का मतलब उसको पूरा रबड़ी की तरह फैला दिया जाता है। जैसे घर में मम्मी बेलन से लपेट के इतना सा आटा का लोई होता है, उसको लपेट के इतना बड़ा, करीबन इतना बड़ा रोटी बना देती है। वही होता है आघात वर्धनता। आघात वर्धनता भी यही कहता है कि कोई भी छोटा सा धातु है लेकिन उसको तब तक पीटो उसके जब पतली सी पत्ती बन जाती है यानी अंतिम अंश तक, तो उसको ही आघात वर्धनता कहते हैं। घात दे देकर उसको पूरा चौड़ा कर देना, ठीक है, आघात वर्धनता कहलाता है। तो धातु के अंदर आघात वर्धनता होता है। जैसे कि आप कोई भी धातु ले लीजिए, लोहे का आप चद्दर, कोई छर्रा या कुछ भी ले लीजिएगा, लोहार उसको पीट पीट के चादर बना देता है। लकड़ी अधातु होती है, ये तो लकड़ी को पीट के आप चादर फैला देंगे, नहीं ना, मारेंगे तो टूट जाएगा, फैलेगा थोड़ी ना, तो लकड़ी नहीं होता है। तो ये आघात वर्धनता धातु की होती है और अधातु की नहीं होती है, ठीक है। पॉइंट तीसरा, ऊष्मा कि क्या, ऊष्मा मतलब रोशनी। धातु के अंदर रोशनी होती है तो हाँ होती है, और अधातु के अंदर रोशनी होती है नहीं होती। तो धातु की जो रोशनी, ऊष्मा को हीट बोलते हैं, तो ये धातु के अंदर होती है, अधातु के अंदर हीट नहीं होती। लेकिन अपवाद है, अपवाद का मतलब होता है को छोड़कर, यानी कि वैसे तो नियम ये सब धातुओं पे सेम नियम लागू होता है कि इसमें हीट होती है धातु में, अधातु में हीट नहीं होती। लकड़ी कभी गर्म होती है, उसको आग पे रखिएगा तो गर्म होकर फिर हाथ जला देगी, नहीं ना, और वही लोहा को रखिएगा तो वो गर्म होकर हाथ जला देगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताया गया, हीट, ठीक है, धातु के अंदर हीट होता है, अधातु के अंदर हीट नहीं होता, ठीक है। अपवाद एक होता है कि अपवाद का मतलब होता है को छोड़कर, यानी एक दो ऐसे तत्व हैं जिनको छोड़कर बाकी सब में होता है, ठीक है, तो उनको अपवाद कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक। धातुओं के अंदर क्या विद्युत पार हो जाता है यानी सुचालक होता है, सुचालक यानी सच में पार हो जाता है, और अधातुओं के अंदर विद्युत कुचालक होता है यानी कि कुपाती है यानी नहीं पार होता है। तो क्या लकड़ी में एक छोर पे बल्ब लगा के और दूसरे छोर पे
तार छटा दीजिएगा बिजली का, तो इस वाले छोर पे बिजली से बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। वही कभी लोहे का रॉड लेना और इस तरफ तार सटा के इधर बल्ब सटाना, और नहीं भरोसा होगा तो एक बार छू के देखना, पता लग जाएगा कि लगेगा कि नहीं। तो धातुओं के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पार हो जाती है और अधातुओं के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पार नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है ध्वनि। ध्वनि मतलब साउंड, आवाज। धातुओं के अंदर आवाज होती है और अधातुओं के अंदर आवाज नहीं होती, ठीक है। जैसे कि आप ले लीजिए कोई भी धातु, लोहा से लोहा, घंटी है, घंटी को ले लीजिए, बजाते हैं, घंटी तांबे की होती है, टन 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 आवाज आती है, क्योंकि वो धातु की बनी हुई है। अब वही घंटिया लकड़ी की बना दिया जाएगा तो टन टन मारोगे तो टन टन का आवाज आएगा, ठक 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 का आवाज आएगा, और वो भी इतना कम आएगा। तो धातुओं का जो साउंड है वो नेक्स्ट लेवल होता है और अधातुओं का जो साउंड है वो नीचे की तरफ होता है, यानी बहुत कम होता है, ठीक है। साउंड के बाद आता है गलनांक, छठा, जी लिख देता हूं, गलनांक। आपकी पुस्तक में भी गलनांक ही लिखा रहेगा, ठीक है। गलनांक का अर्थ होता है गलना, गलनांक का अर्थ होता है गलना। धातुओं को गलाया जा सकता है और धातुओं को आप गला सकते हैं? नहीं गला सकते। धातु मान के चलिए कोई लोहा है तो लोहा का सरिया रहता है, उसको गला के हम लोग क्या बना देते हैं, उसका दरवाजा, खिड़की, एंगल फेंगल सब बना देते हैं। मान के चलिए एक सोना है, सोना का मम्मी के गले में सोने का मंगलसूत्र रहता है, और देखते हैं मम्मी जाती है मार्केट और उसको बदलवा के कान में का बनवा लेती है। वो कैसे बना देता है? क्योंकि वो उसको गला के दोबारा बनाया जा सकता है, यानी कि धातुओं का गलनांक हो सकता है, ठीक है, सही हो सकता है। और अधातुओं का गलनांक हो सकता है? नहीं हो सकता। समझ गए? फिर आता है क्वथनांक, सातवां पॉइंट, जिसको मैंने एक अक्षर में लिखा है ना, और जिस तरह सारणी बनाई है सेम ऐसी सारणी बनानी है पेपर में, और इसी तरह एक एक अक्षर नहीं, एक एक दो दो लाइन लिखना है। आपका नंबर 4 नंबर तो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। फिर आता है क्वथनांक, के लिख देता हूं। क्वथनांक का मतलब होता है किसी भी चीज का वो ताप जिस ताप पर वो गल जाए, ठीक है। तो क्या धातुओं के अंदर क्वथनांक होता है? यानी कि धातु गलती है, और क्या अधातुओं के अंदर क्वथनांक नहीं होता, यानी कि क्या अधातुएं नहीं गलती? तो ये बात सही है, धातुओं के अंदर क्वथनांक होता है और अधातुओं के अंदर क्वथनांक नहीं होता। क्वथनांक मतलब गलना, अभी हमने जो गलना पढ़ा था ना, उसी की तरह क्वथनांक होता है, ठीक है। तो धातुओं का क्वथनांक यानी धातु गल सकती है, ठीक है, मगर अधातु कभी नहीं गल सकती, ठीक है। तो ये धातु और अधातु के अंदर अंतर था। आप इसको देख सकते हैं पेपर में, ये सेम ऐसा ही आएगा। फिर हमने कुछ पॉइंट लिए हैं जो बुक में क्या है, अपर रूपता। अपर रूपता किसको कहते हैं? कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके कई रूप हैं। कार्बन, कोई भी कार्बन, ऐसे ही लिखेंगे ना कार्बन, अरे आप देख लेना कैसे लिखेंगे, ठीक है। कार्बन की अपर रूपता है, अपर रूपता यानी अलग अलग रूपों में कार्बन पाया जाता है। कार्बन एक अधातु है क्योंकि इसके अंदर से बिजली पार नहीं हो सकती, क्यों? और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो हीरा होता है ना, वो कार्बन का ही बना होता है, यानी कि कार्बन इकट्ठा हो के हीरा बन जाते हैं। और हीरा देखिए कितना ज्यादा चमकता है। अभी मैंने कहा कि केवल धातु चमकती है, अधातु नहीं चमकती, और हीरा अधातु है, इसके अंदर से बिजली भी पार नहीं होती, ये अधातु है। मगर एक खास बात है धातु वाली इसके अंदर की, ये चमकती बहुत ज्यादा है। तो ये क्या है? अपवाद है चमक में। चमक में धातु का अपवाद क्या होगा? हीरा, क्योंकि हीरा चमकती है। वहीं आप कार्बन का देखेंगे तो ग्रेफाइट, पेंसिल होता है ना, पेंसिल, उसकी जो निप होती है, निप, वो निप किस चीज की बनी रहती है? ग्रेफाइट की। यानी क्या वो ग्रेफाइट किस चीज का बना रहता है? कार्बन का। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उस निप के अगर एक छोर में आप बिजली सटाते हैं और दूसरी छोर से छूते हैं तो आप ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है।
ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट बिजली की सुचालक होती है, यानी सुचालक यानी बिजली पार हो जाती है उसके अंदर से, ग्रेफाइट के अंदर से। यानी ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी धातु की तरह एक कार्य करती है, यानी अपने अंदर से बिजली पार कर देती है। वही हीरा भी अधातु है, मगर एक कार्य धातु वाला करता है कि अब चमक बहुत देता है। तो कुछ अपवाद होते हैं जो कि माने जाते हैं, ठीक है। वहीं पर यहाँ पे दो धातु और आते हैं, एक का नाम है सोडियम, सोडियम का नाम सीजियम, गैलीनियम, गैलियम। ये दोनों के दोनों धातु हैं। मैंने धातु के बारे में एक बात और बताई कि धातु कठोर होते हैं, ठीक है। धातु बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। लोहा क्या होता है? नरम होता है, पकड़ के इस तरह मिस दीजिएगा, नहीं ना मिसाएगा, ठीक है। तो धातु कठोर होते हैं, मगर सीजियम और गैलीनियम और एक पारा, ये वो धातुएं हैं जो बहुत ही नरम होती हैं। यहां तक कि घर कमरे का अंदर का जो ताप होता है ना, उस ताप में भी ये गल जाती है, इतनी ज्यादा नरम होती है। ठंडक दोगे तो जमी रहेगी, और जैसे ही ठंडक से बाहर निकालोगे बोतल में से ना, तुरंत गल जाएगी। हाथ की गर्मी से, शरीर की गर्मी से भी ये गल जाती है, यानी कि धातु होते हुए भी अधातु की तरह हरकत करती हैं। तो ये कुछ अपवाद होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम इनको धातु की लिस्ट से निकाल देंगे, नहीं, इनको धातु में ही रखेंगे और इनको अधातु में ही रखेंगे। इनके अंदर कुछ खासियत है धातु वाली, मगर धातु नहीं बना देंगे। कुछ ही खासियत है, पूरी खासियत होती तो बनाते, ठीक है। तो ये अपर रूपता होता है, यानी कि एक ही तत्व के कई रूप होते हैं। हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन के सबसे बड़े अपर रूपता में माने जाते हैं। फिर एक आता है फ्लोरीन, ये भी कार्बन का ही एक अपर रूप है। इसकी भी संरचना कार्बन की बनी रहती है, यानी कार्बन का बना रहता है, लेकिन होता है ये अलग किस्म का। इसके अंदर चमक बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये होता है अपर रूपता। उसके बाद से आता है अगला पॉइंट, एनोडीकरण। एनोडीकरण किसको कहते हैं? जब एल्यूमिनियम जब एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ कार्बन मिला हुआ हो, तो ठीक है, उसका परत जमने लगता है। तो उस परत के जमने की जो प्रक्रिया है एल्यूमिनियम के ऊपर, ओनली फॉर एल्यूमिनियम के ऊपर, उस प्रक्रिया को ही एनोडीकरण कहते हैं। एनोडीकरण समझ में आ गया? ये क्वेश्चन एक नंबर में आ सकता है कि एनोडीकरण किसको कहते हैं। अब आप तक मुझे मुश्किल लग रहा होगा कि कभी पढ़ा भी होगा एनोडीकरण। एल्यूमिनियम के ऊपर जब ऑक्साइड की परत जमने लगती है, उसे ही एनोडीकरण कहा जाता है। एनोडीकरण हो रहा है, ठीक है। तो ये एनोडीकरण होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड, वे पदार्थ जो उभयधर्मी किसको कहते हैं? उभयधर्मी। उभय किसको कहा जाता है? पहली बात तो ये, उभय का अर्थ होता है दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से। और धर्मी मतलब जो हमारा धर्म है, हमारा स्वरूप है, यानी कि। और ये ऑक्साइड मतलब समझ रहे हैं, ऑक्सीजन का अभिक्रिया किया हुआ, ठीक है, तो वो ऑक्साइड बन जाता है। उभयधर्मी वो तत्व होते हैं जो अम्ल को लेते भी हैं और अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, क्षारक को लेते हैं और क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। यानी कि जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ मिलकर रहते हैं, उन्हें ही उभयधर्मी तत्व कहा जाता है। उभयधर्मी के कई धातुएं पाई जाते हैं, ठीक है। तो ये उभयधर्मी होते हैं। एक नंबर में ये भी आ सकता है, ठीक है। धातु एवं जल, धातु और जल की भी अभिक्रिया हो सकती है। कभी आप समझ सकते हैं, लोहा एक धातु है और जल के साथ अभिक्रिया करके क्या कर लेता है? जंग बना लेता है। कभी गौर किया इस बात पे कि हम तो ये तो जानते हैं कि जल से मिलके वो जंग कर लेता है, लेकिन उसको अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये एक अभिक्रिया है। उसके बाद से सोडियम धातु, सोडियम एक ऐसा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग लग जाती है इसके अंदर। सोडियम हो गया। और एक और है पोटेशियम, ये वो दो धातुएं हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग लग जाती है इनके अंदर। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम के जो तत्व होते हैं उनको केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता। अगर इनको जल के अंदर डुबो कर रखेंगे तो भी आग पकड़ लेगा, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, ठीक है।
तो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों डुबा के रखा जाता है? ताकि वो उसमें आग ना पकड़े। ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती हैं और सोडियम और केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। धातु की प्राप्ति, एक पॉइंट, धातु कैसे मिलता है? पृथ्वी के ऊपर खुदाई के दौरान भूपर पट्टी पर मिलने वाले प्राकृतिक तत्वों या यौगिकों को ही धातु कहा जाता है। भूपर पट्टी पृथ्वी है, इसके ऊपर जो मिलता है ना प्राकृतिक रूप से धातु, उसी को ही खनिज कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। खनिज किसे कहते हैं, एक नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद से एक और बात आती है कि खनिज, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा, कई लोगों के मुंह से अयस्क, अयस्क शब्द सुना होगा। खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है? जब भी ऐसे ही मिल जाए, कोई भी तत्व मिलता है तो उसको खनिज जरूर कहा जाता है कि खनिज मिला है। लेकिन अगर किसी इलाके में खास किस्म का तत्व मिल जाता है तो उसको अयस्क कहा जाता है। जैसे कि भारत के अंदर यूरेनियम ओनली फॉर जादूगोड़ा की खान के पास ही मिलता है। ठीक है, तो वो क्या कहा जाएगा? खनिज तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन उसको अयस्क भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो ओनली फॉर वही मिलता है। इसी तरह हम कनाडा के अंदर ही, यूरेनियम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कनाडा में पाया जाता है, तो वहां के लोग उसको खनिज कहेंगे ही कहेंगे, मगर उसको अयस्क भी कहेंगे। ठीक है, अयस्क और खनिज में यही अंतर होता है कि खनिज प्रत्येक चीज को कहा जाता है, प्रत्येक अयस्क खनिज होता है, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता। अयस्क वही होता है जो स्पेशल होता है, खास होता है। ठीक है, उन्हें ही अयस्क कहा जाता है। गैंग किसको कहा जाता है? ये एक शब्द है, आप वो मत समझ लेना गैंग वाला, तू चार आजा और चलते हैं मारने, ये वो वाला गैंग नहीं है। इस जब भी हम तत्व धरती से निकालते हैं तो वो शुद्ध नहीं होता, उसमें रेत, कंकड़, पत्थर, मिट्टी सब कुछ लगा रहता है। जो वो कंकड़, पत्थर, मिट्टी लगा रहता है ना, उन्हीं को ही गैंग कहा जाता है। यानी कि जो कचरा आता है ना तत्वों के साथ, जो हमारे मूल चीज के साथ, जो हमारे उपयोगी चीज के साथ अपशिष्ट पदार्थ आते हैं, उन्हीं को ही गैंग कहा जाता है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, गैंग किसे कहते हैं। नाम से अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। ठीक है, फिर आता है निस्तापन। निस्तापन एक विधि है, इसके अंदर जो एल्यूमिनियम धातु है उसके ऊपर जब वो लग जाता है, जंग जैसी प्रक्रिया होने लगती है, तो उसको निस्तापन विधि कहा जाता है। ठीक है, जब एल्यूमिनियम के ऊपर होता है। ठीक है, फिर आता है थर्मिट प्रक्रिया। थर्मिट प्रक्रिया क्या होती है? रेलवे होता है, रेलवे लाइन आपने देखी होगी, दुनिया में बहुत लंबा लंबा रेलवे है। तो क्या इसका मतलब जो पटरी बिछाया गया है, वो पटरी एक ही बार में इतना लंबा लंबा लेकर आ जाते हैं? नहीं लाते इतना बड़ा। वो पटरियां के कुछ टुकड़े होते हैं और वो टुकड़ों की कुछ लंबाई सीमित होती है और एक जगह उनको जोड़ा जाता है और जोड़ के गलेंडर मार दिया जाता है। गलेंडर मतलब समझते हैं ना, वो मशीन, जिसकी वजह से मालूम ही नहीं चलता कि वो पटरी वहां से ज्वाइंट की गई है। तो पटरियों को जोड़ने के लिए पटरियों के अंदर पाया जाता है आयरन, और आयरन अभिक्रिया कर लेता है मैग्नीशियम से। तो मैग्नीशियम का आयरन के साथ अभिक्रिया करने पे ना वो उसका जुड़ाव बन जाता है। इसी को हमारे वैज्ञानिकों ने यूज किया पटरियों को जोड़ने के लिए। पटरियों में एक मैग्नीशियम आयरन पाया जाता है और उनके जो दरार पड़ते हैं, जहां पे जोड़ना रहता है, वहां पे मैग्नीशियम डाल दिया जाता है। इतना मतलब मैग्नीशियम आयरन के साथ इतना तेज अभिक्रिया करता है कि वो बहुत तेज ऊष्मा उत्पन्न करता है। जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे कि ये पटरियों के बीच में जोड़ने के लिए मैग्नीशियम यानी कि उसको मैग्नीज धातु को डाल दिया जाता है और उसके पटरी के अंदर ऑक्साइड होता है, आयरन होता है, और मैग्नीज उसके साथ अभिक्रिया करके इतनी तेज ज्वाला उत्पन्न करता है, गर्मी, हीट, जिसकी वजह से ये दोनों पटरियां आपस में जुड़ जाती है। इन दोनों पटरियों के आपस में जुड़ जाने के बाद इसके ऊपर गलेंडर मार दिया जाता है और मालूम ही नहीं चलता है, इतना ज्यादा मतलब डीपली ज्वाइंट होता है कि मालूम ही नहीं चलता है कि वहां से वो क्रैक भी था। ठीक है, तो मैग्नीज का प्रयोग पट्टियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसी प्रक्रिया को थर्मिट प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, थर्मिट प्रक्रिया किसको कहते हैं समझ गए आप। उसके बाद से आता है संचरण। संचरण का अर्थ होता है जंग लगना। हम पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अलग अलग चीजों पे अलग अलग प्रकार से जंग लगता है। जैसे कि
लोहे किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है? आर्द्रता, जल या वायु के साथ अभिक्रिया करके उसके ऊपर जंग लग जाता है। सिल्वर, मम्मी को देखा होगा पायल पहनती है सिल्वर का, जब खरीद के लाती है तो साइन मारता है, लेकिन जब कुछ दिन बीत जाता है तो उसके ऊपर धीरे धीरे कालापन छाने लगता है। वो कालापन क्या होता है? हवा के अंदर सल्फाइड भी पाया जाता है, ठीक है। सिल्वर के साथ वो अभिक्रिया करके सल्फाइड सिल्वर सल्फाइड बना देता है, और जिसके कारण वो हल्का हल्का काला होने लगता है, ठीक है। उसी तरह तांबे के ऊपर भी, तांबे के बर्तनों को देखा होगा, जब खरीद के लाते हैं तो चमकता रहता है और कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर भी कालापन आने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो संचरण यानी अभिक्रिया कर करके वो अपना उनके ऊपर का रंग बदल जाता है। जैसे लोहा शुरू में कैसा होता है और जंग लगने के बाद भूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है संचरण। संचरण से बचने के लिए कई चीजें होती हैं, जिसके अंदर उन प्रक्रिया को यशद लेपन कहा जाता है। यशद लेपन क्या होता है? पेंटिंग कर देना, ठीक है। यशद और लेपन, लेपन मतलब लेपना। यशद यानी तरल पदार्थ को, और लेपन मतलब लेप देना। यशद लेपन प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है कि उसके ऊपर पेंटिंग कर दिया जाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लोहे के ऊपर आप जिंक का पेंट कर दीजिएगा तो उसके ऊपर जंग ही नहीं लगेगा, ठीक है। ये बहुत खास बात है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप ये जो हमने अभी पढ़ा एनोडीकरण, यानी एल्यूमिनियम का ऊपर जब परत जमता है तो उसको एनोडीकरण, यानी कि जब उसके ऊपर एल्यूमिनियम को अगर किसी चीज के ऊपर पेंट कर दीजिएगा ना तो उसके ऊपर भी जंग नहीं पकड़ता है। तो ये जंग ना लगने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है यशद लेपन यानी पेंटिंग करने की, उसको ही यशद लेपन कहा जाता है, ठीक है। हमारे भारत के अंदर दिल्ली में एक लौह स्तंभ है, स्तंभ मतलब एक खड़ा है, लोहे का स्तंभ है। उसको गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। आज से करीबन 6वीं शताब्दी, 5वीं 6वीं शताब्दी की बात है, उस समय बनवाया था। आज 21वीं शताब्दी चल रही है, इतना समय बीत गया और इस पे आज तक जंग नहीं लगा है। माना जाता है कि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, और आयरन ऑक्साइड की मात्रा किसके अंदर ज्यादा होती है? पटरी के अंदर। पटरी भी बिछी रहती है, आपने देखा होगा पटरी को, कि पटरी सालों सालों ऐसी फेंकी रहती है, मगर उसमें जंग लग के वो खत्म हो जाना चाहिए ना उसको, मगर नहीं होता है। हल्का फुल्का तो जंग हर किसी पे लगता है, लेकिन खत्म हो जाना चाहिए कई सालों के बाद, लोहा कैसा भी हो, लेकिन वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा जली। हमारा सोचिए रसायन विज्ञान उस समय से कितना ज्यादा उन्नत है कि हमने ऐसे लोहे का मतलब आविष्कार कर लिया था उस जमाने में जिसमें जंग ही नहीं लगता था, और वो आज तक ऐसे ही खड़ा है। इस पर बारिश भी पड़ती है, इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि कुछ छा दिया है, नहीं, कुछ भी नहीं छाया है, खुला है, मगर अब तक इस पे जंग का मोर्चा नहीं पकड़ा है, ठीक है। तो इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसी तरह आता है एक पॉइंट, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु, जब कोई दो धातु मिलकर एक नया उत्पाद बनाती है, एक नया धातु बनाती है, उन्हें मिश्र धातु कहा जाता है, ठीक है। तो ये मिश्र धातु होती है। मिश्र धातुओं में जैसे कि आप ले लोगे सोने को ले लीजिए, सोना। आप जानते होंगे कि शुद्ध सोना जो मतलब पृथ्वी से निकलता है, उस शुद्ध सोने की जो क्वालिटी होती है उसको कैरेट में नापा जाता है सोने की, तो वो 24 कैरेट का होता है। कैरेट, कैरेट मतलब गाजर वाला कैरेट नहीं रे बकलोल, ये कैरेट नापने की इकाई है। जैसे कि लीटर यानी तरल पदार्थ नापा जाएगा उससे, कि 2 लीटर दूध है कि 3 लीटर, या 3 लीटर तेल है कि 4 लीटर। और मीटर यानी कि लंबाई नापा जाएगा, भौतिक चीज है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है। उसी तरह कैरेट नापने की इकाई है किसको? सोना को नापने की इकाई कैरेट कहलाती है। तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है, लेकिन 24 कैरेट का जो शुद्ध सोना होता है वो पिलपिला और कमजोर होता है। अगर उसका माना देंगे मंगलसूत्र ना तो रोज टूटले रहेगा, ठीक है। इसीलिए हमारे जो रसायन शास्त्री थे उन्होंने क्या किया, इसके अंदर 2%, कितना? 2% तांबा डाल दिया, ये चांदी डाल दिया जाता है, जिसकी वजह से 24 कैरेट से घट के कितना हो जाता है? 22 कैरेट, ठीक है। यानी कि मम्मी जो हमारे घरों में सोना पहन रही है गले में, वो 24 कैरेट दुकानदार कभी नहीं कहता है कि 22 कैरेट का है, कभी नहीं कहता है। और ऐसा नहीं कि लोगों को नहीं मालूम है, सबको मालूम है कि वो 22 ही कैरेट का है, लेकिन लिखा क्या रहता है जो बोर्ड रहता है सोनार की दुकान के बाहर, 24 कैरेट शुद्ध सोना हॉलमार्क वाला BSI, ठीक है। मतलब सब जानते हैं और लोग इस बात को मानते भी है कि 24 कैरेट का ही है, ठीक है।
लेकिन वो होता कितने का है, 22 कैरेट का। 24 कैरेट का कभी बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि वो टूट जाएगा। ठीक है, उसकी मजबूती के लिए उसके अंदर 2% यानी 2 कैरेट थोड़ा सा चांदी, थोड़ा सा तांबा मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर मजबूती आ जाती है। तो इसी प्रक्रिया को मतलब ये मिश्र धातु है, यानी मिला के बनाया गया है। तो इस मिश्र धातु से बनता है, तो ऐसी धातुओं को ही मिश्र धातु कहा जाता है। समझ गए आप। इसके बाद से आता है अमलगम। अमलगम किसको कहते हैं? अमलगम भी मिश्र धातुओं की तरह होता है। फर्क इतना आता है कि इसमें मिलावट के बाद भी ये सोना ही रह गया। ठीक है, 24 कैरेट था, बस 2% मिलाया, मगर आखिरी में क्या बचा? सोना बचा। अमलगम क्या करता है? दो धातुओं का मिलाप, जिसके मिलाने के बाद एक नया धातु बन जाता है, जैसे कि सीसा और टीन। दो धातु हो गई, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो सोल्डर बन जाता है। सोल्डर आप जानते हैं क्या होता है? आपने अक्सर मोबाइल की दुकानों पे देखा होगा, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को खोल के देखना, उसको चिपकाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक तारों को चिपकाने के लिए एक इतना तार होता है, उसी को रख के, और गर्म धातु जैसे ही चिपकाई जाती है ना, तो उसका गलनांक बहुत कम होता है, तुरंत गल के और चिपका देता है, तार को उसके साथ चिपका देता है। तो वही सोल्डर होता है। ये किस चीज से मिलकर बनता है? सीसा और टीन, इन दोनों को मिलाया तो ये टीन या सीसा बनना चाहिए था ना, नहीं बना, ये सीधा सोल्डर बन गया। तो ये ऐसे धातुओं को अमलगम कहा जाता है। मिश्र धातु और अमलगम में अंतर जान लीजिएगा। एक उदाहरण और है कि कॉपर यानी तांबा और Zn जिंक दोनों को मिला दिया जाता है तो ये पीतल बन जाता है। पीतल एक नया धातु बन जाता है, यानी कि या फिर कॉपर बनना चाहिए था या तांबा बनना चाहिए था, तो ये मिश्र धातु होता। लेकिन इस दोनों को मिलाने से ये एक नया धातु बन गया, और इसीलिए इसको हम अमलगम के रूप में मानते हैं। तो अमलगम और मिश्र धातु में क्या अंतर होता है, आप समझ गए। ये हमारा पार्ट 3 था 10th क्लास का, धातु और अधातु। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।